नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। निरंजनी अखाड़े में पांचों की बैठक में बलबीर गिरी को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी चुना गया है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने बलबीर गिरी को बागंबरी पीठ संचालक चुने जाने की घोषणा की है। बैठक में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख संत मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद बैठक में बलबीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो बैठक में तय किया गया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद उनके शिष्य बलबीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में यह घोषणा की है। 5 अक्टूबर को प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज की षोडशी में बलबीर गिरी की महंताई की जाएगी। बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बागंबरी मठ की वसीयत सभी पांचों को दिखाई। बैठक में निरंजनी अखाड़े के 5 में 8 अष्ट कौशल महंत और 8 उपमहंत शामिल रहे। सभी संतों ने अपने अपने सुझाव रखे और निर्णय लिया कि कौन महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी होगा। बैठक में फैसला लिया गया है कि निरंजनी अखाड़े में बागंबरी मठ में संचालन के लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल होंगे। निरंजनी अखाड़े की परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। रविंदर पुरी महाराज ने बताया कि दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज ने जो वसीयत की है उसके अनुसार ही बागंबरी मठ गद्दी बलबीर गिरी को सौंपी जा रही है। तो 5 अक्टूबर को बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होगा। देखिए, घोषणा तो आपने सुना और आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया इस घोषणा को सुनेगी, क्योंकि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे और भारतीय परंपराओं के सबके स्नेही थे, वो सबसे उनका स्नेह था। आज बाघंबरी गद्दी लेटे हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग की गद्दी की बात चल रही है, तो गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर पुरी जी महाराज को, जो उनके प्रिय शिष्य थे, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बना करके उन्होंने रजिस्टर वसीयत की। देखिए पावर क्या होती है, उसमें मंदिर में चढ़ावा आता है, वो हर हफ्ते गिना जाता है, गिन के जितना पैसा आया वो लिखा जाता है, तो उसका पूरा हिसाब किताब जो सुपरवाइजरी बोर्ड को देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पैसा हमारा गलत दिशा में जाए। देखिए आप जानते हैं कि हमारा अर्थ यही होता है, जब भी जो लड़ाई झगड़ा आप लोग ही उछालते हैं भाई, जो धन संपदा इसका विवाद होता है, विवाद ये होता है जब हमारा मेहनत गलत हो जाता है, घर में पैसा देता है, लोगों को पैसा बांटता है, तो वहाँ स्थिति हमारी खराब हो जाती है, उस पर एक विवाद खड़ा होता है। इसलिए आगे चल के कोई विवाद न हो, इसलिए हमने सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब 5 अक्टूबर को पट्टाभिषेक होगा बलबीर गिरी का, लेकिन अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है इसको लेकर? क्या अभी भी चर्चा तेज है? बिल्कुल, प्रयागराज में रविंद्रपुरी महाराज के और निरंजनी अखाड़े के जो पंच थे, उन्होंने फैसला लिया था कि बलबीर को ही इसका महंत बनाया जाएगा। तो कुछ पंच वहां जो हरिद्वार में थे, तो रविंद्रपुरी कल हरिद्वार में पहुंचे और यहाँ पर आज एक अहम बैठक की। जो पंच यहाँ पर हरिद्वार में थे उनके साथ भी गहन बैठक हुई और बैठक में एक फैसला लिया गया, क्योंकि वसीयत के अनुसार ही जो नरेंद्र गिरी की वसीयत थी उसी के अनुसार ही बागंबरी पीठ के जो महंत होंगे वो बलबीर को ही चुना गया है। हालांकि कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे इस वसीयत में शामिल होगा, लेकिन आज जो अहम फैसला लेने के बाद में अब ये चुना जाएगा, जो 5 अक्टूबर को जो षोडशी की रस्म होगी उसी में ही इनका पट्टाभिषेक भी किया जाएगा। और एक बोर्ड का भी एक गठन किया जा रहा है, किया गया है, जिसमें 5 सचिव होंगे अखाड़े के, जो पूरे उसको मठ को संचालन करेंगे। संचालन का अधिकार बलबीर गिरी को ही दिया गया है और उनके महंताई का पट्टाभिषेक 5 अक्टूबर को किया जाएगा और इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब उसी को अमलीय जामा पहनाने के लिए लगातार जो बैठक के दौर है, किस तरह से
क्या 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 रहेगा, और उस बैठक उसको लेकर ही एक और अलग से एक बैठक होनी है, जिसके बाद ही ये पूरी चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक बागमती पीठ का संचालन को लेकर एक बड़ा विवाद चला आ रहा था, तो आज उस विवाद पर भी विराम लग गया है। इससे पहले अखाड़ा परिषद ने बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया कि उत्तराधिकारी अब बलबीर गिरी होंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें सुमित, अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई है उसकी, तो उसमें कैसे बात बनी, कैसे डिसाइड किया गया, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? बिल्कुल, अखाड़ा परिषद का तो अलग बैठक हो गई है। अलग अखाड़ा परिषद की बैठक नहीं थी, ये सिर्फ निरंजनी अखाड़े की जो बैठक थी, इसमें जो पंच थे, जो पंच है, क्योंकि पंचों की सहमति होती है तभी इसमें फैसले ले जाते हैं, क्योंकि ये बागमती पीठ से जुड़ा हुआ मामला था, जो उसके महंत थे नरेंद्र गिरि जी की जी। मृत्यु के बाद में, तो उनके उत्तराधिकारी को ही इसका फैसला है। तो आज उनकी वसीयत, जो बैठक में उनकी वसीयत पढ़ी गई और वसीयत को सर्व मान्यता दी गई, और उसी मान्यता के अनुसार की वसीयत में पहले कह के वसीयत में सब कुछ लिखा गया था, वसीयत को पढ़ा गया और वसीयत के अनुसार ही उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उनका पट्टाभिषेक भी किया जाएगा। तो बिल्कुल 5 अक्टूबर का दिन जो है वो तय किया गया है पट्टाभिषेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ सुमित, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो सीबीआई ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र गिरि महाराज के शिष्य आनंद गिरि से हरिद्वार स्थित आश्रम में 8 घंटे पूछताछ की है। इस दौरान सीबीआई ने एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इस दौरान आश्रम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। 8 घंटे चली पूछताछ के दौरान हरिद्वार के एक कारोबारी को भी आश्रम में बुलाया गया। हालांकि कारोबारी से केवल 20 मिनट ही सीबीआई ने पूछताछ की। कारोबारी का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले आनंद गिरि को एक मोबाइल फोन बेचा था, जिस कारण सीबीआई ने उन्हें बुलाया। सीबीआई की टीम आनंद गिरि को लेकर प्रयागराज रवाना अब हो गई है, लेकिन सीबीआई की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। सीबीआई की तरफ से अर्जी भी दाखिल की गई थी कि जो रिमांड है वो उन्हें दी जाए, पूछताछ क्योंकि करनी है, और ऐसे में वो चाहते थे कि आमने सामने भी बैठाएं और पूछताछ करें। तो ये तमाम चीजें सीबीआई की तरफ से अभी भी जारी है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित सैनी, अगर बात हम सीबीआई की करें तो लगभग 8 घंटे पूछताछ सीबीआई ने आनंद गिरि से की है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक लंबा वक्त शायद अभी भी चाहिए एजेंसीज को, टीम्स को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें, ताकि बात जो है और भी ज्यादा क्लियर हो सके? 8 घंटे का वक्त बहुत होता है और 8 घंटे में बहुत सारे सवाल जवाब हुए होंगे। बिल्कुल, जब सीबीआई की टीम कल हरिद्वार में पहुंची और जो आनंद गिरि के जो आश्रम में पहुंचने के बाद में उनको आश्रम में लेकर गई और आश्रम में जो कुछ सबूतों को जो खंगाला गया, लगभग पूरे 8 घंटे की जो उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए, और वहां पर और लोगों को भी बुलाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि वो हरिद्वार से उनका विशेष नाता रहा है, तो हरिद्वार में रहते हुए भी कई लोगों से वो संपर्क में थे। तो क्योंकि जब उनके मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई तो कुछ लोगों के नंबर भी आए थे, तो उन लोगों से भी पूछताछ की गई। उसमें एक व्यापारी थे, व्यापारी को भी बुलाया गया, उससे भी, लेकिन उसने साफ तौर पे कहा कि वो उन्होंने मोबाइल लिया था, तो उसको चलते हुए ही उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि उसमें जो 18 लोग थे, 18 लोगों की जो कॉल डिटेल आई थी, तो उनसे भी पूछताछ की गई है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी एजेंसी को और समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का विवाद, पैसे का विवाद, क्योंकि लगातार गहरा होता चला जा रहा है, तो उसको भी कई विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है कि जो सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट में उस पे भी संदिग्धता बनी हुई है कि उसमें क्या उस पे रिजल्ट आता है, वो उन्होंने लिखा है या किसी और का लिखा हुआ है, अभी उसमें भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम यहाँ पर पूरी तरह से गहन अध्ययन किया गया। लैपटॉप भी जो वहां पर उनका जो लैपटॉप था, उनको लैपटॉप को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। और अभी कुछ ही ताजा मामला इसमें यह भी रहा था, क्योंकि उस आश्रम को प्राधिकरण के द्वारा सील कर दिया गया था। सील होने के बाद भी उसमें चोरी हुई। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी के जो फुटेज, जो सीसीटीवी के डीवीआर भी वहां से गायब मिली। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो तमाम है सुमित, और उनके जवाब खंगालने के लिए ही सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है और लगातार ये जांच अभी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सीएम को विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में सीएम धामी ने सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण की कार्य योजना तैयार कर इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जमरानी एवं सौंग बांध के
निर्माण के प्रयासों में तेजी लाए जाने, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए छोटे छोटे बांध और चेक डैम के निर्माण की कार्य योजना बनाए जाने, सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों में बदलते समय के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग किए जाने और साथ ही बैराज, नहरों में जमा सिल्ट सफाई की व्यवस्था करने के साथ ही प्रदेश में ग्राउंड वाटर रिसोर्स की स्टडी किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो सिंचाई और लघु विभाग के एकीकरण को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, कैबिनेट में रखा जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आखिर श्रम विभाग के कर्मकार कल्याण बोर्ड में शमशेर सिंह सत्यपाल को हटाया है। आपको बता दें कि बोर्ड की सचिव मधु चौहान को भी हटा दिया गया है। सत्यपाल के हटने से कर्मकार कल्याण बोर्ड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई भी खत्म हो गई है। यह भी बता दें कि शमशेर सिंह सत्यपाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते ही उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्यपाल के बीच चली तनातनी के बीच कई बार हरक सिंह रावत ने शमशेर सिंह सत्यपाल को हटाए जाने को लेकर मोर्चा भी खोला था, लेकिन एक लंबे समय तक शमशेर सिंह सत्यपाल को सरकार ने नहीं हटाया। तो वहीं पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश कोहली ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने अपने बीते कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने शहर के लिए कई विकास कार्य किए हैं। बीजेपी सरकार की तरफ से कई सड़कों का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा सटीलवाली झील में अब तक 70% कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही बस अड्डे के लिए जो पैसा स्वीकृत किया गया वो काम भी इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। तो बीजेपी के विधायक हैं मुकेश कोहली और उनकी तरफ से जो भी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उन्हें गिनाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। चुनने के बाद जब हम लोग 2017 में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग जीते हैं, तो मैं पुनः उनको धन्यवाद दूंगा कि इतने विकास काम आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तमाम लोगों ने इस पौड़ी विधानसभा पे अपनी कृपा की है। मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन है कि आप भी देख रहे होंगे कि पौड़ी में चाहे वो बौसाल का पुल रहा हो, चाहे वो एनसीसी एकेडमी की घोषणा रही हो, चाहे वो सीता माता का सर्किट रहा हो, चाहे वो लली झील रही हो, चाहे तमाम हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 20-22 रोडें बनाई हैं, राज्य योजना से कम 45 रोडें बनाई हैं। इसके अलावा 3 पेयजल पंपिंग योजनाएं पहले चल रही थी जिनके लिए हमने 4-5 करोड़ रुपये अपनी तरफ से हर योजना पर दिया है। 3 नई योजनाएँ घुड़दड़ी बिलकेदार पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। तो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की लंबे समय से चल रही नाराजगी की चर्चाओं पर आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने खुद विराम लगाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी नाराजगी को लेकर व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी नहीं की है, पर उनकी नाराजगी की खबरें काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं जिसका कोई आधार नहीं है। यशपाल आर्य ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और समर्पित सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी उनका अपना परिवार है। परिवार से कोई कभी नाराज नहीं होता है और उनके भाजपा छोड़े जाने की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत है। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आवास में आकर आपको मनाने आते हैं। मनाने की वजह क्या है? और मैंने तो कभी कोई शारीरिक रूप से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है, न व्यक्ति रूप से मैंने कोई अपनी नाराज़गी जाहिर की है, प्रकट की है। लेकिन उसके बावजूद भी यही कहा जा रहा है कि यशपाल आर्य नाराज़ है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए उनके घर में आवास में गए, जो कि सत्यता से परे है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं क्यों होने लगा नाराज़? किससे नाराज़ की वजह होती है?
नरेंद्रनगर विधानसभा स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेरनी में सभा का आयोजन हुआ। सभा में क्षेत्रीय विधायक और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सुबोध उनियाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जैविक खेती की ओर विशेष ध्यान दें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों के आंदोलन को वे लोग हवा दे रहे हैं जो किसानों का उत्पादन औने पौने दामों पर लिया करते थे और 3 गुना दामों में बेचा करते थे। इस मौके पर महिला सहायता समूह की तरफ से कृषि क्षेत्र में अच्छे काम करने पर 10,000 का पुरस्कार दिया गया। साथ ही कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे काश्तकारों के हितों की योजनाओं से किसानों को अवगत कराएं और उन्हें लाभ दिलाएं। लेकर के हमारे राज्य में पहले से ही जमीन को खरीदने पर प्रतिबंध है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 250 स्क्वायर मीटर ज़्यादा कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता अगर राज्य का निवासी नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को खरीदने के लिए भी सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार ने केवल निवेश के लिए, ताकि इस राज्य में निवेश आए, और निवेशक कोई इस राज्य में अगर निवेश करना चाहता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो उसको जब वो जमीन खरीदने की परमिशन मिलेगी तो स्वतः उसको 143 की परमिशन मिल जाएगी लैंड यूज। तो डोईवाला विधानसभा में जहां स्थानीय प्रत्याशी की मांग अब तेज होने लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने अभी से घर घर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। साथ ही नुक्कड़ सभाओं के साथ ही बड़ी जनसभाएं करके उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्षेत्र के विधायक हैं, उसके बावजूद भी कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब जितेंद्र नेगी को डोईवाला से टिकट देने की मांग की है। विधानसभा में अभी मैं छदम्मी वाला भी मातृशक्ति के बीच में बैठा हूं, तो स्थानीय कई छोटी छोटी समस्याएं जनता की हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जनता को अपने बीच का प्रतिनिधि चाहिए जो उनके साथ उठ बैठ सके, उनकी बात को सुन सके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर सके। क्योंकि अभी मैंने डोईवाला के भी कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया। छदामी वाला में जो महिलाओं ने उनके समूह की कुछ अपनी प्रॉब्लम थी वो बताई, उन्होंने स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ इस विधानसभा में बहुत समस्याएं जिनके निराकरण की आवश्यकता है, जिन पर अभी काम करने की हमको आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि निरंतर जनता के बीच में रहकर ही जनप्रतिनिधि इन समस्याओं का समाधान। हल्द्वानी में भाजपा संभाग कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों और विश्व के बड़े नेताओं से हुई उनकी मुलाकातों की तस्वीरों को मोदी गैलरी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत का कहना है कि प्रधानमंत्री के 7 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। तो प्रधानमंत्री गैलरी में उन तस्वीरों को लगाया गया है जिन तस्वीरों को देखकर ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कितने बड़े काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मोदी जी के द्वारा किए गए कामों का या उनके द्वारा जो बड़े निर्णय लिए हैं उनका, या जिन बड़े लोगों से उनका बैठकें हुई हैं, उनको लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और सारे कार्यकर्ता यहाँ उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और इससे एक नई ऊर्जा लेकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले समय में किया है 6-6.5 साल में, वो ऐतिहासिक है। तो देहरादून में डीएम आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया और कामों में हो रही ढील को डीएम ने जायजा भी लिया है। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें, लगातार प्रगति कार्य में मिल रही शिकायत पर डीएम ने यह निरीक्षण किया है। तो देहरादून के डीएम हैं और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राजेश कुमार की। आर राजेश कुमार देहरादून के डीएम हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है। रुड़की के धनौरी में बावनदरा के पास बुधवार रात कार के आगे अचानक मगरमच्छ आने से कार सवार युवकों के होश उड़ गए। दरा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ बाहर आ गया और सड़क पर चलने लगा। तभी वहां से गुजरने वाले कार सवार युवकों ने मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने कार को रोककर मगरमच्छ का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए मगरमच्छ की तस्वीर, जहां नदी से
मगरमच्छ सड़क पर आ गया और फिर ऐसे में जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनके लिए मुसीबत से कम नहीं। चार धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हो गया है। चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों और नियमों और बाध्यताओं के प्रचार प्रसार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चार धाम यात्रा पर आए यात्री सरकार से दर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि यात्री काफी परेशानियों को पार कर धाम तक पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ई पास न होने के कारण यात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस जाना पड़ रहा है। यात्रियों को कहीं खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो कहीं सोने के लिए जगह नहीं। तो वहीं तीर्थ यात्रियों ने प्रदेश सरकार से यात्रा को सुगम करने की मांग की है। वापस करने का तरीका ये है कि ना हमें रोक दिया गया है। ये जगह का नाम है सिरोबगढ़ से, और उन्होंने ये कहा कि हमें ई पास चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने जब हम हरिद्वार पहुंचे तो बस वालों ने कहा कि वहाँ पे ई पास बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस चौकी पे कह रहे हैं कि वहाँ पे आगे आपको नहीं जाने देंगे। इंदौर से ऋषिकेश आए, हरिद्वार नहाने के बाद ऋषिकेश आए, वहाँ पे हमारा ई पास बनाया गया। हमने बोला था स्पष्ट रूप से हमें केदारनाथ जाना है, ठीक है। उनने बोला आपका ई पास चाहिए। ई पास उनने देखा, हमारा कोविड टेस्ट किया, रिपोर्ट देके हमें भेज दिया। वहाँ से हम आगे आए। अगली वाली जो चेक पोस्ट थी उनको भी हमने यही बताया कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। उनने हमारा ई पास देखा, बोला आप जा सकते हो। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।